नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि 2024 में भी बीजेपी जीतेगी। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आज ही कांग्रेस ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और आज ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी विपक्ष के लिए कोई चांस नहीं है। अब देश में नकारात्मक सोच वालों का वक्त गया। आज देश में नवनिर्माण की क्रांति चल रही है। देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार कम नहीं होने वाली। मोदी ने कहा कि दूसरे टर्म में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में 10वें से 5वें नंबर तक पहुंचाया और अगले साल तीसरे टर्म में देश की इकोनॉमी को दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंचाएंगे। मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में रीडेवलप किए गए इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी भारत मंडपम के उद्घाटन के मौके पर कहा कि देश अब विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है। भारत में विकसित राष्ट्र बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अब भारत अटकाने भटकाने वालों के चंगुल से निकल चुका है। मोदी ने बताया कि उन्होंने 9 साल में देश की दिशा और दशा को कैसे बदला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत बड़े सपने देखता है, बड़ा सोचता है और बड़े काम करता है। ड्रीम बिग, थिंक बिग और एक्ट बिग, इस सिद्धांत पर उनकी सरकार चल रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी टनल भारत में है। दुनिया में सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। मोदी ने कहा कि उनके काम को पूरा देश देख रहा है। देश का विश्वास पक्का हो गया है कि भारत का विकास रुकने वाला नहीं है। इसके बाद मोदी ने कहा कि वो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में भारत का नाम वो शुमार करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। यानी अगले साल होने वाले चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और एक बार फिर वो ही देश का नेतृत्व करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी।
और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों का, विपक्ष के किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में विपक्ष पर सीधा वार कर दिया। मोदी ने बता दिया कि उनकी सोच और विरोधी दलों की सोच में बुनियादी फर्क क्या है। मोदी ने कहा कि वो बड़ा सोचते हैं, जो सोचते हैं उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं तय समय में उसे पूरा करते हैं। लेकिन देश में बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव सोच वाले हैं और ये लोग हर नए काम में अड़ंगा लगाते हैं। मोदी ने कहा कि काम रोकने के लिए ऐसे लोग अदालतों तक चले जाते हैं, लेकिन जब काम पूरा हो जाता है तो दबी जुबान से नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग भी कहते हैं, यही टोली भी इस काम की तारीफ भी करती है। मोदी ने कहा कि भारत मंडपम भी इसकी मिसाल है और कर्तव्य पथ भी। भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहां। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब यह सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर, ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री शाम को करीब 6:15 बजे प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम का औपचारिक उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन समारोह में मोदी सरकार के तकरीबन सभी मंत्री भी मौजूद थे। बीजेपी के सारे बड़े नेताओं के अलावा सिविल सोसाइटी के दिग्गज हस्तियां, उद्योग जगत के जाने माने कारोबारी, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी मौजूद थे। समारोह की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम की आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आज एक ड्रोन भी उड़ाया और G20 के शिखर सम्मेलन के लिए खास तौर से डाक टिकट और सिक्के जारी किए। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में पूजा और हवन की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि प्रगति मैदान में इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने के इस पूरे एरिया को
2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया गया है। 123 एकड़ के इस क्षेत्र में एग्जीबिशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, एम्फी थिएटर्स बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। ओपेरा हाउस में 5000 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन इस नए कन्वेंशन सेंटर में 7500 लोग बैठ सकते हैं। इसी तरह एम्फी थिएटर में भी 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। रीडेवलपमेंट के बाद प्रगति मैदान के इलाके में 5500 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। आईईसीसी पूरी तरह से 5G नेटवर्क और 10G की इंट्रानेट सुविधा से लैस है। यहां पर 16 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेटर्स रूम बनाए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ प्रगति मैदान की रीडेवलपमेंट में भारत की प्राचीन परंपराओं को भी समावेश करके दिखाया गया है। कन्वेंशन सेंटर को शंख के आकार का बनाया गया है। कन्वेंशन सेंटर को देश के अलग अलग इलाकों की ट्राइबल कलाकृतियों से सजाया गया है। इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में पहला बड़ा कार्यक्रम सितंबर में होगा, जब G20 देशों का शिखर सम्मेलन यहां पर आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इनके अलावा एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बड़े बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए आए, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत एक कविता से की। मोदी ने भारत मंडपम बनाने के काम में लगे श्रमिकों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह मंडपम 21वीं सदी के भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। नया प्रात है, नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो। आज के ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम, उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। नरेंद्र मोदी का यही कॉन्फिडेंस उन्हें दूसरों से अलग करता है। मोदी खुद कहते हैं कि जहां विरोधी दलों की सोच खत्म होती है, वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। मोदी की यही खासियत विरोधियों को परेशान करती है। विरोधी ये बात समझ गए हैं कि अलग अलग लड़कर मोदी को हराना मुमकिन नहीं है, इसलिए पुरानी दुश्मनी भुलाकर सारे विरोधी दलों ने एक मोर्चा बनाया। बेंगलुरु में 26 पार्टियों को इकट्ठा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसी दिन 39 पार्टियों की मीटिंग बुलाकर विरोधी दलों से लंबी लकीर खींच दी। इसके बाद मणिपुर के मुद्दे पर विरोधी दलों ने मोदी को घेरने की रणनीति बनाई और जब वो कोशिश नाकाम हुई तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लेकिन मोदी ने आज ऐलान कर दिया कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी। आज जो मोदी ने कहा और जिस अंदाज में कहा, उससे विरोधी दलों की टेंशन और बढ़ेगी। हालांकि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए आज अंतिम हथियार का इस्तेमाल भी कर लिया गया। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। हालांकि यह बात मैंने आपको कल ही बताई थी कि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है और आज 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर को मिल गए। अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने दिया और दूसरा नोटिस चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के सांसद एम नागेश्वर राव ने दिया।
आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने की जानकारी दी और इस पर सदन की राय मांगी। इसके बाद स्पीकर ने कहा कि वो सभी पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे, तय करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर किस दिन चर्चा हो। Under the Rule 72 on the ground of legislative competence. This House has full legislative. आइटम नंबर 16 माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। पता यह लगा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अगले हफ्ते हो सकती है। हो सकता है चर्चा के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए। चर्चा के बाद आखिर में प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे। असल में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियम 198 के तहत दिया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस कोई भी सांसद दे सकता है, लेकिन यह मंजूर तब होता है जब उस मोशन को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हो। नोटिस स्पीकर के पास सुबह 10 बजे से पहले पहुंचना चाहिए, तभी नोटिस को उसी दिन विचार के लिए रखा जाता है। इसके बाद स्पीकर के पास 10 दिनों का वक्त होता है। स्पीकर को नोटिस मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर अंदर उस पर चर्चा करानी होती है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, लेकिन फिलहाल लोकसभा में जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, विपक्ष की हार तय है, और यह बात विपक्ष के सांसद भी जानते हैं। लेकिन विपक्ष की मंशा अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा नहीं, इसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के इशू पर संसद में बोलने के लिए मजबूर करना है। ये बात संख्या की नहीं है, ये बात देश की अखंडता का है, ये बात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये बात है कि अमन और भाईचारा वापस मणिपुर में आए और मणिपुर के लोगों को ये संदेश जाए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये मकसद अगर हम हासिल कर पाएँ तो कहीं ना कहीं मणिपुर की हालात अच्छे होने की तरफ जाएंगे। और आज यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मणिपुर में वापस अमन और चैन हम कैसे लाएं। क्या एकमात्र उद्देश्य विपक्ष का यही है कि प्रधानमंत्री को बाध्य किया जाए ताकि वो संसद के पटल पर आएं? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से ब्रह्मास्त्र के तौर पर है विपक्ष के हाथ में, जिससे आप प्रधानमंत्री को बाध्य कर सकते हैं। क्या एकमात्र वही उद्देश्य है? देखिए, मणिपुर के लोग जानना चाहते हैं कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी बात रखने में, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में इसको एक साधारण मंत्रालय का विषय न लेते हुए देश की अखंडता का बात रखते हुए प्रधानमंत्री आए और अपनी बात करें। हालांकि सरकार को भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोई फिक्र नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस तो 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी, उनको तब भी जनता ने सबक सिखाया था और इस बार भी उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर सरकार को अपने बहुमत पर इतना विश्वास है तो स्पीकर को फौरन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए थी।
सरकार न बहस के लिए तैयार है, न विश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा करवा रही है। सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करके हंगामे के बीच जरूरी बिल बिना किसी डिस्कशन के पास कराने में लगी है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि हमें मालूम है कि हम अविश्वास प्रस्ताव में हारेंगे, लेकिन फिर भी इसे लाया गया है ताकि मणिपुर पर प्रधानमंत्री की चुप्पी तोड़ी जा सके। जब तक स्पीकर ने इस विषय को जो इतनी अर्जेंसी है वो नहीं दिखाया, तो मेरे ख्याल में कई पार्टीज कहते हैं कि हमारा जो डिमांड था कि प्रधानमंत्री कभी आए लोकसभा में, जिसका अंग वो है, जब तक वो नहीं करेगा मेरे ख्याल में ये सब चलने वाले हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट है कि स्पीकर जल्दी तय करें कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो जाए। वैसे भी आपको पता है कि परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री को वापस आके जवाब देना पड़ेगा, तो वैसे भी उस वक्त इस विषय पे उनका बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन इसको पोस्टपोन करके ये जो हंगामा चल रहा है हाउस के अंदर, उसमें सारे बिल्स को पास करना बिना चर्चा, बिना बहस, ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस मणिपुर की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरना चाहती है, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। लेकिन जब चर्चा होगी तो मणिपुर के सवाल पर कांग्रेस ही एक्सपोज होगी। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 75 सालों में मणिपुर की बर्बादी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने पूछा कि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, स्पीकर ने उसे मंजूर कर लिया है, इसके बाद भी विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? एक डूबी हुई, मरी हुई, गिरी हुई अपोजिशन है और इस अपोजिशन से आप बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। और जब एक बार लोकसभा स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि आपसे चर्चा करके ये समय हम तय करेंगे, उसके बाद भी आपने देखा कि सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया। आप बताइए ना कि जहाँ 3 और 13 का फर्क हो, आपकी संख्या 3 है और 13 आदमी जो है सत्ता पक्ष में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव लाके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल एक नहीं होता है बच्चा का जिद पकड़ लिया कि उसको प्रधानमंत्री जी से कुछ बुलवाना है, प्रधानमंत्री जी से कुछ बुलवाना है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विभाग के मंत्री तो हैं नहीं, गृह मंत्री जी तैयार थे, सारी सरकार तैयार थी। जब उससे नहीं हुआ तो ये अपोजिशन का अपना जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। 75 साल में जो मणिपुर को उन्होंने बिगाड़ा है, 1949 से जो मणिपुर की स्थिति इस तरह की उन्होंने गड़बड़ बना के रखी है, हमारे कारण जो है ब्लॉकेट नहीं हुआ था, 90 दिन का ब्लॉकेट, 100 दिन का ब्लॉकेट। यदि आप देखेंगे इवन जो आर्म फोर्सेस कंट्रोल एक्ट जो है, आफ्सा जिसको कहते हैं, वो जो लागू हुआ, वो पहली बार मणिपुर में लागू हुआ 1956-58 में। तो आप समझिए कि 1958 से इस तरह की दुर्गति जो कांग्रेस ने बना के रखी है, उससे वो एक्सपोज होने वाली है। हालांकि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि विपक्ष का इरादा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार गिराने का नहीं है। विपक्ष तो बस ये चाहता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़ें और अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही सही संसद में कुछ तो बोलें। कि इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस मणिपुर पर अपने पुराने दाग छुपाने के लिए हंगामा कर रही है। जावड़ेकर ने कहा कि हर संसदीय सत्र में किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर विपक्षी दल कोई काम नहीं होने देता। जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष को मणिपुर की चिंता नहीं है, जनता की फिक्र नहीं है। विपक्ष सारा ड्रामा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालने की नीयत से कर रहा है। मुद्दा है विपक्ष का। विपक्ष क्या करना चाहता है? पहले कहा कि चर्चा करो, इनका एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले कहेंगे चर्चा करो, फिर कहेंगे इसी नियम में करो, फिर चर्चा शुरू नहीं करेंगे, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री को चर्चा शुरू करनी चाहिए, फिर कहेंगे प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो शोर शराबा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और ये कहने के बाद फिर कहेंगे कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलाओ। तो कुछ भी, यानी इनको सदन चलाना नहीं है, ये बहाना है इनके लिए। मणिपुर इन्होंने का सत्ता इतने साल थी, क्या किया ये हम बताएंगे।
हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने थोड़ी अलग बात कही। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश में विपक्ष खत्म हो जाए, विरोधी दलों के नेता कुछ ना कह पाए, उनकी बात सुनी ही ना जाए। इसलिए सरकार ने 2016 के बाद से 7 साल में राज्यसभा में रूल 267 के तहत विपक्ष का कोई नोटिस मंजूर नहीं होने दिया। इस नियम के तहत कोई चर्चा होने नहीं दी, इसलिए विपक्ष के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। It is one cohesive force, one cohesive energy which is moving ahead. In the Rajya Sabha, we are asking for an immediate discussion. Immediate discussion because this is an emergency provision called 267. In the last 7 years, not even one notice has been accepted for the opposition. Not even one. The last one was done in 2016. That was on demonetization. From 2016 November to now, nothing. Before that, there is a special discussion emergency on 267 held on agriculture, farmer suicides, attack on the secular fabric of this country. That was all held now. So this we are saying is emergency. No other notice can happen. All the other notice is 2 hours, 2.5 hours. No, this is very special because what is happening in Manipur is unprecedented. This is the limited point of why all this is happening. समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी कहा कि सरकार बहुमत के दम पर विपक्ष के ऊपर बुलडोजर चला रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है, जिस तरह के हालात हैं, उससे देश की अखंडता पर खतरा हो सकता है और सरकार इतने सेंसिटिव इशू पर भी जवाब देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में बोलने के लिए राजी नहीं है। रामगोपाल यादव ने कहा कि अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री संसद में आकर बोलने के लिए मजबूर होंगे। जब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का असर मिजोरम और मणिपुर का असर मिजोरम, नागालैंड और अन्य आसपास के राज्यों में पड़ रहा है। तो जब नॉर्थ ईस्ट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, तो क्या देश की अखंडता के लिए खतरा नहीं है? इतने बड़े मुद्दे को भी अगर लाइटली लेगी और बहुमत के नाम पर बुलडोज करेगी विपक्ष की मांग को, और प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो लोकसभा के सामने, राज्यसभा तो नहीं ला सकती, अधिकार नहीं, लेकिन लोकसभा के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये ऐसा मोशन है जिस पर कंप्लीट चर्चा होगी और प्रधानमंत्री विल हैव टू रिप्लाई ऑन इट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 साल पहले कही गई बात भी आपको आज सुननी चाहिए। मोदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी 5 साल पहले कर दी थी। अपने पहले कार्यकाल के आखिरी वक्त में चुनाव से पहले 7 फरवरी 2019 को मोदी लोकसभा में विदाई भाषण दे रहे थे। उस वक्त मोदी ने विपक्ष के नेताओं से कहा था, खूब तैयारी करिए, इतनी तैयारी करिए कि आपको एक बार फिर 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यह अहंकार की भाषा है। जवाब में मोदी ने कहा था कि यह सेवा भाव का विश्वास है। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। खैर, मोदी की बात आज सही साबित हो गई। 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हो गया। उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे, वो भी चुनाव हार गए, अब राज्यसभा में हैं, विपक्ष के नेता हैं और बीजेपी ने 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत ली। इस बार भी विपक्ष का प्रस्ताव गिरना तो तय है। बीजेपी के अपने 301 मेंबर हैं, एनडीए के सपोर्ट में 331 सदस्य हैं। अगर 22 मेंबर वाईएसआर कांग्रेस के जोड़ लिए जाएं तो एनडीए के पक्ष में 353 का नंबर आता है, जबकि विपक्ष के गठबंधन के पास कुल 142 मेंबर है। इसमें बीआरएस के 8 मेंबर्स जोड़ दें, विपक्ष का आंकड़ा
151 पर चला जाएगा। जबकि 34 सांसद किस तरफ होंगे, इसका खुलासा उसी दिन होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोट पड़ेंगे। मजे की बात यह है कि इस बार विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही कल बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में मोदी ने यह कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव 2019 में भी आया था। उसके बाद चुनाव में बीजेपी को जनता ने और ज्यादा सीटें दी और इस बार भी ऐसा ही होगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी कम से कम 350 सीटें जीतेगी। हालांकि विरोधी दलों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद भी पार्लियामेंट में विपक्ष का हंगामा जारी है। विरोधी दल राज्यसभा में अभी भी रूल 267 के तहत बहस कराने पर अड़े हुए हैं। इसी मांग को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने विपक्षी दलों की बातें सदन के रिकॉर्ड से हटाने के लिए कहा। जिसके बाद कांग्रेस की सांसद अमी याग्निक ने सवाल पूछा कि मणिपुर की घटना पर केंद्र की महिला और बाल विकास मंत्री कुछ बोलेंगी या वो खामोश ही रहेंगी। इस बात पर स्मृति ईरानी बहुत नाराज हो गई। कहने लगी कि उस मंत्री ने तो मणिपुर पर बोल दिया, मगर क्या विपक्ष की महिला सांसद राजस्थान पर, छत्तीसगढ़ और बंगाल की घटनाओं पर भी कुछ बोलेंगी? मणिपुर में लगातार 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है। It will not go on record. Whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur, because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, where will you have the guts to discuss Rajasthan? Where will you have the guts to discuss Chhattisgarh? Where will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? Where will you have the courage to talk about the Red Berry? Where will you have the courage? How can we put Manipur on fire? आज राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामे की एक दूसरी वजह भी बताई। विरोधी दलों ने इल्जाम लगाया कि सरकार अब विपक्ष के नेता का भी अपमान कर रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता का माइक बंद किया जा रहा है। असल में कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उस वक्त सभापति ने खड़गे को बैठने को कहा। खड़गे अपनी बात कहते रहे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसी बात को आज उन्होंने मुद्दा बनाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही खड़गे खड़े हो गए। कहा कि कल सदन में उनका अपमान किया गया, सरकार के इशारे पर उनका माइक बंद कर दिया गया। खड़गे ने कहा कि सरकार न सिर्फ विपक्ष की आवाज दबा रही है, बल्कि उनका अपमान भी कर रही है। इसके बाद खड़गे ने मणिपुर का मुद्दा फिर उठाया और प्रधानमंत्री के बयान की मांग की, जिस पर हंगामा होने लगा। मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. इस घटना के विरोध में कल राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर आएंगे। कांग्रेस ने कल राज्यसभा के लिए व्हिप जारी करके सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने के इल्जाम पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिला। आम आदमी पार्टी ने अगले 2 दिनों तक सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रमुख विपक्षी दल के नेता का माइक बंद करना ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब संसद में भी विपक्ष की और जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहती। माइक बंद करने का मतलब ये है कि अब वो जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों से अब केंद्र सरकार घबरा रही है। खड़गे का माइक बंद करने पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के सस्पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके कर्ज चुकाया। आज कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी संजय गांधी के धरने में पहुंची, उनका समर्थन किया, कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरी तरह उनके साथ है।
आज संजय सिंह का परिवार भी उनसे मिलने के लिए पार्लियामेंट कैंपस आया था। संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था और तब से संजय सिंह पार्लियामेंट कैंपस में ही धरने पर बैठे हुए हैं। रात को भी घर नहीं जाते। विपक्ष की पार्टियों के सांसद उनके समर्थन में बारी बारी से धरना दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मौन नहीं तोड़ेंगे तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जब तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे पर आकर बोलते नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि 1.5 घंटे हमारा प्रधानमंत्री हर विषय पे भाषण दे सकता है। वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे के भी बहुत बड़े जानकार हैं, वो इसरो के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे आप? ब्राजील के फुटबॉलर पे बोलेंगे, किसी खिलाड़ी की, क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो आप बोलेंगे? तो सुविधाजनक सत्य नहीं चल सकता है कि जो आपके लिए सुविधाजनक हो वो आप बोलेंगे, जो नहीं है वो आप नहीं बोलेंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री को इन सारे मुद्दों पर आकर सदन में जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि आज कारगिल के शहीदों को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कारगिल के एक सूबेदार की पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, जो दरिंदगी और हैवानियत की घटना मणिपुर में हुई, उस पर ही कम से कम आकर बोल दें। राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा हो, खड़गे का माइक बंद होने का मसला हो या संजय सिंह के निलंबन का इशू हो, सभी मुद्दों में एक बात कॉमन है। विपक्ष का मकसद सरकार को घेरना कम, विरोधी दलों की एकता दिखाना ज्यादा है। कांग्रेस समेत सारे विरोधी दल चाहते हैं कि मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में यह साबित करके दिखाया जाए कि विरोधी दलों का गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। अब पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने मेंबर्स के लिए जो व्हिप जारी किया है उसका मकसद भी एकजुटता दिखाना है। कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली में सर्विसेज पर कंट्रोल के मामले में केंद्र सरकार जो बिल लाने जा रही है, कांग्रेस उसका विरोध करेगी और आम आदमी पार्टी का साथ देगी। दोनों पार्टियों को आज व्हिप इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि यह खबर आई थी कि सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा से पहले दिल्ली में सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर जारी किए गए अध्यादेश को कानून की शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकती है। इसलिए पता यह लगा है कि दिल्ली सरकार के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा संशोधन बिल अब सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर इस बिल को गिराना चाहते हैं क्योंकि अगर यह बिल पास हो गया तो दिल्ली सरकार के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सारे अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को मिलेंगे। 19 मई को केंद्र सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अध्यादेश जारी किया था। इसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके 3 मेंबर होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी इसके 2 और मेंबर रहेंगे। यही प्राधिकरण अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। इस ऑर्डिनेंस में मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला करने का अधिकार भी उपराज्यपाल को दिया गया है। उपराज्यपाल अगर प्राधिकरण के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो इसे वापस भेज सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के खिलाफ सपोर्ट हासिल करने के लिए देश के तमाम विरोधी दलों से मुलाकात की और सबने इसका समर्थन करने का वादा भी किया। इसलिए आज दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष की ताकत सत्ता पक्ष से ज्यादा है, इसलिए वो इस बिल को राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे। हमारे नहीं, विपक्ष के कई सांसदों को चुन चुन के सस्पेंड किया जा रहा है। जहां संजय सिंह बैठे हैं वहां पे अन्य विपक्षी पार्टियों के भी सस्पेंडेड सांसद बैठे हुए और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार का जो ऑर्डिनेंस को कानून बनाने वाला जो बिल है जो आ रहा है उसको राज्यसभा में पास कराया जा सके, जबकि सब ये जानते हैं कि बीजेपी के पास पूरे नंबर नहीं है। एक विपक्षी दल के पास मिलने गए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें भरोसा दिया है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। आखिरी में तो कांग्रेस भी जो है ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमारे साथ खड़ी हुई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बिल को जो है हम जो है राज्यसभा में हराएंगे। दिल्ली अध्यादेश को जब सदन में रखा जाएगा तो लोकसभा में ये आसानी से पास हो जाएगा। बीजेपी के पास वहां नंबर स्ट्रांग है, लेकिन राज्यसभा में मामला फंस सकता है। नंबर्स की बात करें तो राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है 123, एनडीए के पास संख्या है 105 और विपक्ष के पास राज्यसभा में 93 सांसद हैं।
इसलिए राज्यसभा में बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दावा किया कि राज्यसभा में भी सरकार बिल पास करवाने में कामयाब होगी। हो सकता है कि कांग्रेस के तमाम सांसद भी इस बिल के पक्ष में वोट करें। कोई अधिकार छीनने वाला बिल नहीं है। ये बिल है कि दिल्ली के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करे। ये स्पष्ट नहीं था जब एनसीटी एक्ट बना। ये समझना पड़ेगा लोगों को जी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार को इस पर कोई क्लेरिफाई करना चाहिए कि किसका अधिकार होगा। इसमें मोदी सरकार ने या मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने कोई ऐसा राइट नहीं लिया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक कमेटी बना दी है कि मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन होगा और चीफ सेक्रेटरी जो होता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनमें से 2 लोग जिसको चाहेंगे वो अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। क्योंकि केजरीवाल की वो बात दिल्ली के लोगों को याद करनी पड़ेगी कि एक्साइज कमिश्नर से जबरदस्ती 5% से 12% कमीशन करवाया गया, करोड़ रुपए का घोटाला शराब में किया है। और ऐसे अनैतिक निर्णय कई किए हैं कि अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी से मार पिटाई करनी, दबाव में रखना, ये डरा करके हम तुम्हें इधर उधर फेंक देंगे। तो भय के वातावरण में अधिकारी काम नहीं कर पा रहे थे। तो ईमानदार अफसर होंगे, चीफ मिनिस्टर ही तो उसका चेयरमैन होगा, क्यों घबरा रहे हैं? कौन सा अधिकार ले? तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 100% उम्मीद है, कैसे पास नहीं होगा बताइए आप मुझे। संख्या बल अपना आप हो जाएगा। सब लोग जानते हैं केजरीवाल की प्रवृत्ति को, केजरीवाल के डीएनए को, वो सारे राजनीतिक दल जानते हैं। कांग्रेस के भी एमपी जानते हैं। पंजाब के लोगों ने भी कहा है ना कि हम आम आदमी पार्टी के साथ, भ्रष्ट पार्टी के साथ, जो कल तक हमें चोर बचाता था, आज चोरी के मामले में 2 मंत्री जेल में हैं, तो उसके साथ हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे। कांग्रेस को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जो बातें कही उसमें गलत कुछ नहीं है। पंजाब और दिल्ली की कांग्रेस यूनिट पार्टी हाईकमान के फैसले से खुश नहीं है। पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से जब इस बिल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि जब सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो उससे पहले कोई कामकाज तो नहीं हो सकता। बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा कराए कोई बिल लाना गलत है। हालांकि कांग्रेस इस बिल का विरोध करेगी या नहीं, इस सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि जब पार्टी हाईकमान ने फैसला कर ही लिया है तो वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इसके ऊपर आगे रणनीति क्या होगी वो तो जब इंडिया की बैठक होगी तो उसमें तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। पर जो परंपरा है कि एक बार अगर 100 सांसदों ने खड़ा होकर ये कह दिया या 100 से ज़्यादा सांसदों ने खड़े होकर ये कहा कि हमारा सरकार में विश्वास नहीं है, तो क्या नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि उसको दरकिनार करते हुए, उसको एक तरफ रखते हुए सदन को चलाने की कोशिश की जाए, उसमें जो विधेयक है या रेगुलर बिजनेस है उसको चलाया जाए। हमारे हिसाब से तो ये पूरी तरह से अनुचित है और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जैसे एडजर्नमेंट मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन या काम रोको प्रस्ताव क्या कहता है कि साहब सारा काम शिथिल करके, सारा काम रोककर इसके ऊपर तुरंत चर्चा हो, उसके ऊपर डिवीजन हो और अगर डिवीजन में सरकार हारती है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो एडजर्नमेंट मोशन से एक कदम आगे है। ये तो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप रेगुलर कामकाज चलाने की कोशिश करेंगे तो मैं बहुत अदब के और सत्कार के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि वो पूरी तरह से इर्रेगुलर है। कांग्रेस ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर समर्थन देने से पहले केजरीवाल को खूब इंतजार करवाया। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के नेता किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को सपोर्ट करने के खिलाफ थे। लेकिन केजरीवाल की शर्त यह थी कि अगर कांग्रेस केंद्र सरकार के बिल का विरोध नहीं करेगी तो वो बेंगलुरु में होने वाली एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। विरोधी दलों की एकता को कायम रखने के लिए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन करने का वादा कर दिया। केजरीवाल को लगता है कि यह बिल लोकसभा में तो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में मामला कांटे का है। इसलिए अगर सारे दल विरोध कर दें, उनका साथ दे दें, तो बिल को रोका जा सकता है। लेकिन सरकार को यह लगता है कि बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और बीजेडी के सांसदों के अलावा बीएसपी का भी सपोर्ट उन्हें मिलेगा और अगर विपक्ष के कुछ सांसद गैर हाजिर रहते हैं तो बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है। और अभी तक सरकार ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उससे यह लगता है कि सरकार ने राज्यसभा में दिल्ली से संबंधित बिल को पास कराने का इंतजाम ऑलरेडी कर लिया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर चौंकाया।
हैरान करने वाला फैसला किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की पिटीशन फाइल की है। सरकार का यह कदम हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को ईडी के डायरेक्टर के तौर पर दिए गए तीसरे एक्सटेंशन को गैर कानूनी बताया था और सरकार से 31 जुलाई तक ईडी का नया डायरेक्टर खोजने का आदेश दिया था। लेकिन आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से संजय मिश्रा को चौथा एक्सटेंशन देने की अपील की। ईडी के डायरेक्टर के तौर पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार की दलील है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की टीम भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम पर रिव्यू करने वाली है। इस अहम मोड़ पर ईडी का डायरेक्टर ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो देश में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच एजेंसी के प्रोसीजर, संचालन और गतिविधियों की पेचीदगियों को इस टीम को समझा सके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिव्यू के दौरान ईडी के लिए यह तय करना जरूरी होगा कि FATF की टीम को जरूरी रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, तमाम चीजें मिल सकें। FATF की रिव्यू टीम 3 नवंबर को 3 हफ्ते के लिए भारत आएगी, इसलिए संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की परमिशन दी जाए। केंद्र सरकार की याचिका कोर्ट ने मंजूर कर ली है और अब कल इस पर सुनवाई होगी। सरकार के इस कदम पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है तो फिर दोबारा कोर्ट जाने का मकसद क्या है। मनीष तिवारी ने कहा कि एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं, दूसरी तरफ ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बार बार अदालत जा रहे हैं। जब एक बार फैसला हो चुका है और उच्चतम न्यायालय ने अपना जो निर्णय है वो सुना दिया है तो सरकार को उस निर्णय को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सरकार ने खुद ये बात कही है। अगर मुझे याद है कि जिस दिन ये फैसला आया था, गृह मंत्री का एक ट्वीट आया था कि ये तो व्यक्तियों की बात नहीं है, ये तो संस्थाओं की बात है, और उसमें उन्होंने कुछ और चीज़ें भी लिखी थी जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। तो अगर सरकार ये मानती है कि संस्था व्यक्ति से बड़ी है तो फिर सरकार को उच्चतम न्यायालय के सामने दोबारा गुहार लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता था। संजय मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन दिए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कमेंट कर चुका है। संजय मिश्रा की जगह ईडी का नया डायरेक्टर खोजने की डेडलाइन भी दे चुका है। लेकिन अब सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि विपक्ष इस मुद्दे को अब एक बड़ा इशू बनाएगा और सरकार पर ईडी के जरिए विरोधियों को परेशान करने का इल्जाम भी लगाएगा। देश के कई राज्यों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना में भी कई इलाकों में तेज बारिश की खबरें हैं। लेकिन आज सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें दिल्ली के नजदीक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से आई। हिंडन नदी का पानी बढ़ने की वजह से नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाके पानी में डूब गए। नोएडा में सेक्टर 142 के पास इकोटेक 3 का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। एक ओपन पार्किंग में खड़ी सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब गई। तस्वीर देखिए। नोएडा के सुतियाना गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। PCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम में हिंडन नदी का पानी भर चुका है। आसपास के इलाके में सैकड़ों झुग्गियां डूब गईं। जिन इलाकों में हिंडन का पानी भरा है उनमें से ज्यादातर इलाकों में फार्म हाउसेज हैं या किसानों के खेत हैं। इस इलाके में लोग सब्जियां उगाते हैं। उनकी सारी फसल बाढ़ के पानी में समा गई। लोग हैरान इसलिए हैं क्योंकि आमतौर पर हिंडन नदी का पानी कभी इतना नहीं बढ़ता कि यह हालात हो जाएं, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में यही हालात हैं। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर सिटी के पास पुराना हेबतपुर गांव की तस्वीरें हैं। यहां लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हिंडन का पानी अब और नहीं बढ़ेगा, लेकिन लोगों में फिर भी डर है। गाजियाबाद में करीब 14 गांव ऐसे हैं जो हिंडन नदी के किनारे बसे हैं। कुलेसरा, गढ़ी कलंजरी, समीलपुर, सफीपुर, ऐसे कई गांवों में अब तक हिंडन नदी का पानी भर चुका है और लोगों को टेंशन ये है कि ये पानी अभी और बढ़ेगा और सीवेज सिस्टम में अगर बैकफ्लो हुआ तो कई सोसाइटीज में भी पानी जा सकता है। गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड पर 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पंप के जरिए कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों को आज उधर से जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूपी में गंगा और यमुना नदी का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है। आज बागपत से एक तस्वीर सामने आई।
यहां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन फट गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के बीचों बीच करीब 25 फीट ऊंचा फव्वारा नजर आया। असल में लीकेज होने से पाइपलाइन से निकल रही गैस यमुना में फव्वारे के तौर पर ऊपर उठ रही है। अधिकारियों को जब इसकी सूचना दी गई तो गैस कंपनी ने वाल्व बंद किया और इसके बाद ये लीकेज बंद हुई। मथुरा में भी इस वक्त कुछ ऐसे ही हालात हैं। जिले का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लोगों के खेत डूब गए। इसकी वजह यमुना नदी में आया उफान है और जोरदार बारिश भी है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में बाढ़ वाले इलाके का एरियल सर्वे किया और यह समझने की कोशिश की कि बाढ़ की वजह से लोगों का कितना नुकसान हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में भले ही जिलों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी हुई है। और अगर यूपी में 1 जून से लेकर अब तक हुई बारिश की बात करें तो कुल 268 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि इस पूरे पीरियड में 304 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। महाराष्ट्र में भी इस वक्त कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हापुर में राधानगरी डैम का गेट खोल देने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगले 15 से 17 घंटों में नदी का पानी कोल्हापुर शहर में दाखिल हो सकता है, इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है और निचले इलाकों से लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। मुंबई में भी अच्छी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लेक्स में पानी का लेवल बढ़ गया। मुंबई की 3 बड़ी लेक्स में से एक विहार लेक ओवरफ्लो हो रही है। तंसा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ की सिचुएशन देखते हुए आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने सभी डिस्ट्रिक्ट की डीएम के साथ मीटिंग की और बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अलर्ट रहने को कहा। बात राजस्थान की, यहां भी कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश हुई। गंगानगर में 41.6 मिलीमीटर, सिरोही में 39 मिलीमीटर, बीकानेर में 15.5 मिलीमीटर, बनस्थली और सीकर में 4 mm बारिश रिकॉर्ड की। उदयपुर के मोरवानिया में नदी में उफान की वजह से दो बाइक सवार पानी के बीचों बीच फंस गए। जैसे प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, तुरंत वहां पर एक क्रेन भेजी गई और उसके बाद क्रेन के जरिए सिविल डिफेंस के लोगों ने इन दोनों को बाहर निकाला। इनकी बाइक पानी में बह गई थी, बाद में उसे भी निकाल लिया गया। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि देश के कई राज्यों में जहां एक तरफ ज्यादा बारिश हो रही है, वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है। यूपी में सीतापुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी ऐसे 31 से ज्यादा जिले हैं जहां अब तक लोग बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। यहां 40 से 60% तक कम बारिश हुई है। इन जिलों में अगले 3 दिन में बारिश अगर नहीं हुई तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार, झारखंड, बंगाल में अभी तक काफी कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 28 जुलाई के बाद इन तीनों राज्यों में कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।